प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना सिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। इसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ कि हमारे पास एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है x + y = 7। तो यहाँ पर x और y के वे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं वे मान इस समीकरण के हल कहलाएंगे। जैसे यदि मैं x = 0 रखूँ और y = 7 रखूँ तो 0 + 7 7 होता है। तो 0 और 7 इस समीकरण का हल होगा। इसी तरह से यदि x = 1 रखूँ और y = 6 रखूँ तो 1 + 6 7। तो x = 1 और y = 6 इस समीकरण का एक और हल है। इसी तरह से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के और हल भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे x = 3 और y = 4, या x = -1 और y = 8। -1 + 8 भी 7 होता है। तो ये जो है सभी इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल हैं। यदि हम इसे ग्राफीय विधि से देखें तो x + y = 7 की एक टेबल हम तैयार करते हैं। तो यदि मैं x की वैल्यू 3 रखूँगा तो y की वैल्यू 4 आएगी, और यदि x की वैल्यू मैं 5 रखूँ तो 5 + 2 7 होगा। तो इस टेबल के आधार पे अगर मैं एक ग्राफ खींचूँ तो यह ग्राफ जो है कुछ इस तरह का आएगा। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा खाना 1 के बराबर लिया है। तो इस सारणी में देखिए 3 4 तो ये बिंदु है, और 5 2 ये वाला बिंदु है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया है। अब इस ग्राफ पे जितने भी बिंदु हैं वो इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम ये बिंदु लें तो यहाँ देखिए x 3 है y 4, x 3 और y 4, 3 + 4 7। ये वाला बिंदु लूँ तो x 2 और y 5, 2 + 5 7। ये वाला बिंदु लूँ तो x 1 और y 6, 1 + 6 7। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम कोई और बिंदु ले लेते हैं, जैसे ये वाला बिंदु ले लेते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू है 4.5, x की वैल्यू है 4.5 और y की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी है 2.5। तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ रखें तो ये भी कितना आता है 7। तो कहने का अर्थ ये है कि इस बिंदु पर जितने भी इस ग्राफ पर जितने भी बिंदु हैं वो इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल है। अब हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होता है ये जानने के लिए हमने 3.1 प्रश्नावली में 3 सवाल किए थे। पहले सवाल में हमें ये दो समीकरण प्राप्त हुए। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में भी हमें दो समीकरण प्राप्त हुए, और तीसरे में भी दो समीकरण प्राप्त हुए। इन समीकरणों के लिए हमने देखिए पिछली एक्सरसाइज में ग्राफ ड्रा किए थे। तो पहले क्वेश्चन के दोनों समीकरणों का जब हमने ग्राफ ड्रा किया तो इसमें दो प्रत्येक समीकरण के लिए एक रेखा आई, और दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस तरह की जो रेखाएं होती है उनको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जब दूसरे क्वेश्चन के समीकरणों के लिए जब हमने ग्राफ ड्रा किया तो पहली लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई थी। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि ये जो रेखाएं हैं ये कैसी रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं।
और जब तीसरे क्वेश्चन के समीकरणों के लिए जब हमने ग्राफ ड्रा किया तो ये दो समांतर रेखाएं आ गई थी। तब देखिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होता है कि जहाँ पर दोनों समीकरणों की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु के निर्देशांक इस समीकरण युग्म का हल होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ये दोनों एक बिंदु 42 और 7 पर प्रतिच्छेद 42 और 12 पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो 42 और 12 क्या है, इस समीकरण युग्म का हल है। अर्थात कि ये जो वैल्यू है x बराबर 42 और y बराबर 12, ये इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगी और इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगी। तो अब ये क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इसका एक अद्वितीय हल होगा। अब यहाँ पर याद रखें कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए इस प्रकार के समीकरण युग्म का केवल एक ही अद्वितीय हल होगा। अब संपाती रेखाओं के केस में देखिए कि दो रेखाएं एक दूसरे को अपरिमित रूप से अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस केस में जब समीकरण युग्म की ग्राफ की जो रेखाएं हैं वो संपाती रेखाएं हो तो उस केस में इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और तीसरे केस में देखिए कि यदि रेखाएं समांतर हैं तो ये हमें पता कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। कभी प्रतिच्छेद नहीं करती तो कोई भी बिंदु इन दोनों का कॉमन नहीं है, और कोई भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब इस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है। तो जिस केस में समीकरण युग्म के ग्राफ की जो रेखाएं हैं वो समांतर रेखाएं हो तो उस केस में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। जहाँ समीकरण युग्म का हल संभव है, चाहे वो एक हल संभव हो चाहे अपरिमित रूप से अनेक हल संभव हो, ऐसे समीकरण युग्म जो है वो क्या कहलाते हैं, संगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। तो ये समीकरण युग्म भी संगत है, यहाँ पर भी हल पॉसिबल है तो ये भी संगत है। लेकिन इस केस में देखिए कि कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं हो तो उस केस में समीकरण युग्म जो है वो असंगत होता है। कैसा होता है, असंगत समीकरण युग्म होता है। अब देखिए कि यदि हमें कोई समीकरण युग्म दिया हो तो हम समीकरण युग्म के ग्राफ द्वारा तो बता ही सकते हैं कि इसका एक अद्वितीय हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए एक अद्वितीय हल, संपाती रेखाओं के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल और समांतर रेखाओं के लिए इसका कोई हल नहीं होगा। इसके अलावा हम ग्राफ ड्रा किए बिना भी हम सिर्फ x और y के x, y और अचर पदों के अनुपातों की तुलना करके भी हम ये बता सकते हैं कि दिए गए समीकरण युग्म का हल कैसा होगा, एक अद्वितीय हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। बताता हूँ मैं कैसे। कि जैसे पहला जो समीकरण युग्म है उसको जनरल फॉर्म में हम लिख लेते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो समीकरण है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो पहले समीकरण को हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे और दूसरे समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस c2 के साथ कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों को कंपेयर कीजिए। पहले में a1 क्या है, a1 है 1। जब x के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। b1 क्या है, y का गुणांक, यहाँ y का गुणांक देखिए क्या है, -7। b1 है -7 और c1 कितना है
42। अब दूसरे समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करें तो a2 क्या है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक, तो a2 इज इक्वल टू 1 है क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। b2 क्या है, y का गुणांक, और y का गुणांक कितना, -3, और c2 क्या है, -6। अब इनके अनुपातों को कंपेयर कीजिए कि a1 बाई a2 a1 बाई a2 हो गया 1/1 अर्थात 1, b1 बाई b2 -7/-3 अर्थात 7/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और c1 बाई c2 42/-6, तो ये आ जाएगा 7/-1। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अनुपातों को कंपेयर के बाद यदि हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, ऐसे केस में समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा और उसका ग्राफ खींचेंगे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी, और जब ये दोनों आपस में इक्वल ना हो, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तब c1 बाई c2 को कंपेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब इसी तरह से दूसरे केस में हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं कि यहाँ देखिए, पहले समीकरण को a1x प्लस b1y प्लस c1 के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ a1 क्या आएगा, इस केस में a1 है 3, b1 6 और c1 -3900। सेकंड समीकरण में a2 है 1, b2 है 2, c2 है -1300। अब a1 बाई a2 3/1 अर्थात 3, b1 बाई b2 6/2, इसको भी कट करेंगे तो 3 आएगा, और c1 बाई c2 -3900/-1300, माइनस से माइनस कैंसिल और इसको भी कट करेंगे तो ये भी 3 आएगा। तो इस केस में देखिए कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, a1 बाई a2 भी 3 है, b1 बाई b2 भी 3 है और c1 बाई c2 भी 3 है, अर्थात कि ये तीनों ही इक्वल है। तो यदि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, अगर ये वाला अनुपात बनता है, अगर अनुपातों की तुलना करने पर हम ये पाते हैं कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो उस केस में समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और रेखाएं कैसी होगी, समपाती रेखाएं होगी। अब थर्ड केस में a1 बाई a2 कंपेयर करते हैं, a1 बाई a2 कंपेयर करते हैं 2/4 अर्थात कि 1/2, b1 बाई b2 1/2, c1 बाई c2 -160/-300 अर्थात कि ये 1/2 के बराबर नहीं है। तो इस केस में देखिए कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस केस में जब हम अनुपातों को कंपेयर करते हैं तब ये पाते हैं कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा और उसका ग्राफ खींचेंगे तो
समांतर रेखाएं आएगी। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आए तो एक अद्वितीय हल होगा। ग्राफ पूछे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी और समीकरण युग्म संगत होगा। अब देखिए, अगर यहाँ a1/a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है तो आपको तीसरा अनुपात भी देखना पड़ेगा। अगर तीसरा अनुपात भी इक्वल है तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, रेखाएं संपाती होगी और समीकरण युग्म फिर से संगत होगा। और यदि पहले दो अनुपात इक्वल है और लास्ट वाला असर पदों का अनुपात जो है इक्वल नहीं है तो उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा और उस समीकरण युग्म का ग्राफ जो है वो समांतर रेखाएं आएगी और वो समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। अब इसी कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे।